डियर स्टूडेंट्स, मोर क्लासेस के लिए मीनल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट क्लासेस अटेंड करने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 7, जल संसाधन एवं संरक्षण। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा था तो सभी बच्चों ने आंसर सही दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7, जल संसाधन एवं संरक्षण। जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल का उपयोग पेयजल, दैनिक घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। तो जल का तो बहुत ज्यादा महत्व है हमारे जीवन में। जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। राजस्थान के मुख्य जल स्रोतों में झीलें, नदियां और उन पर बने बांध व नहरें, तालाब, कुएं एवं नलकूप आदि हैं। आइए हम इस अध्याय में राजस्थान के जल संसाधनों एवं अपवाह तंत्र का विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। अपवाह तंत्र, ये अपवाह तंत्र क्या होता है? धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी यानी कोई जो मुख्य नदी है और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। कोई भी मुख्य नदी है और उसकी जो सहायक नदियां, तो उस विशेष व्यवस्था को जहां से वह उसका जल प्रवाहित हो रहा है, उस विशेष व्यवस्था को क्या कहेंगे? अपवाह तंत्र कहेंगे या प्रवाह प्रणाली कहेंगे। दो अपवाह क्षेत्र के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है, तो उसे क्या कहेंगे? जल विभाजक रेखा। तो हमने लास्ट वीडियो में अरावली पर्वत के बारे में पढ़ा था। तो अरावली पर्वत जो उच्च भूमि है, तो यहाँ दो दिशाओं में जाकर जल जो है वो प्रवाहित हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, इसे क्या कहेंगे? जल विभाजक रेखा, क्योंकि यह दो अपवाह क्षेत्र के मध्य की वह उच्च भूमि है जो वर्षा के जल को विभिन्न दिशाओं में बांट देती है। उसे क्या कहेंगे? जल विभाजक रेखा। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वत। ऐसी छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है, उन्हें सहायक नदी कहा जाता है। ठीक है, तो मुख्य नदी तो वो हो गई, जैसे कि गंगा नदी है। और गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो क्या करती हैं? वो धीरे धीरे आकर मुख्य नदी में मिल जाती हैं। तो इसीलिए उस मुख्य नदी की वो क्या कहलाएंगी? सहायक नदियां कहलाएंगी। तो ये चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखनी है यहाँ पर कि दो अपवाह क्षेत्र के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है, उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। और ऐसी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है, तो उसे क्या कहेंगे? सहायक नदियां कहेंगे। ठीक है, ये दोनों चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है। डेफिनेशन जो है वो भी एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए, एक बात मुझे याद आ रही है, जब हम लोग आरबीएससी की बुक कर रहे थे तो 9th या 10th का चैप्टर था जिसमें किसी की बात थी, जैसे विवेकानंद की हो या राजा राम मोहन राय की हो, तो मैंने उसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया था। तो 2-3 बच्चों ने ये कमेंट किया था कि मैम इस तरीके से कथन जो है वह एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। आप लोगों ने अभी ही एग्जाम दिया रीट का, तो उसमें आपने देखा कि एक आया था कथन का क्वेश्चन। तो ये तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप लोगों को क्या देंगे, लेकिन इन चैप्टर में से ही वो क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए आप कि ये जो डेफिनेशन है ये भी एग्जाम में आ सकती हैं। एग्जाम में आपके ये चैप्टर्स जो हैं यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। चीजें हमको पूरी समझनी है, लेकिन जो मेन मेन चीज है उनको तो हमें बिल्कुल रटना है, याद भी करना है। ठीक है, राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान का अपवाह तंत्र को हम 3 भागों में बांटते हैं: बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र और आंतरिक अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में, ठीक है, पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, कालीसिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में मिलती हैं
और चंबल नदी जो है वह यमुना नदी में मिलती है। यमुना नदी जो है वह जो कि गंगा की सहायक नदी है, तो यमुना नदी जो है वह गंगा नदी में मिल जाती है। और ये गंगा नदी अंत में इसका जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। तो इसी को क्या कहा गया? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहते हैं। इसी तरीके से अरब सागर में जाने वाली नदियां, तो सहायक नदी मुख्य नदी में मिल रही है और मुख्य नदी अरब सागर में जाकर मिल रही है। जैसे अरावली पर्वत से पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास और इसकी सहायक नदियां को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास और इनकी जो सहायक नदियां हैं कहाँ गिर रही हैं? पश्चिमी भाग की तरफ जा रही हैं। अरब सागर में इनका जल गिर रहा है, तो इसे अरब सागर का अपवाह तंत्र कहेंगे। और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, जहां पर बनास, काली सिंध, पार्वती जो कि किसकी? चंबल की सहायक नदी है, और चंबल जो यमुना की है और यमुना जो गंगा की है, तो ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं, तो इसे क्या कहेंगे? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। नेक्स्ट है आंतरिक अपवाह तंत्र। अब ना तो बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही हैं, यानी पूर्वी भाग में भी नहीं जा रही हैं और पश्चिमी तरफ भी नहीं जा रही हैं। इनका जल जो है वह वहीं पर भूमिगत हो जा रहा है, यानी कि जो स्थल भाग है वहीं पर लुप्त हो जाए, तो उसे कहेंगे आंतरिक अपवाह तंत्र। ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही लुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए, तो उसे आंतरिक या भूमिगत अपवाह तंत्र कहेंगे। डेफिनेशन ये बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा कि जो नदी किसी समुद्र तक ना पहुंच पाए और स्थल में ही विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए, तो उसे कहेंगे आंतरिक अपवाह तंत्र। राजस्थान में बहने वाली, देखिए आंतरिक अपवाह तंत्र जो है उसमें कौन कौन सी नदी आएंगी? घग्गर नदी, बाणगंगा, साबी, रूपारेल और मेणा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए रूपारेल और मेणा, इन नदियों को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि कई एग्जाम में इन दोनों नदियों के बारे में पूछा गया है कि ये नदियां जो हैं किस अपवाह तंत्र में आती हैं? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र या आंतरिक अपवाह तंत्र। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल और मेणा, ये सभी नदियां आंतरिक अपवाह तंत्र के उदाहरण हैं। राजस्थान की प्रमुख नदियां, तो चलिए अब हम नदियों के बारे में पढ़ते हैं। चंबल नदी, इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से होता है, तो इसका उद्गम स्थल पूछा जाता है। यह राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। कौन सी? चंबल नदी। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर 6 जिलों से होकर निकलती है। कौन से? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। इन जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती आदि हैं। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा इस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ अंडरलाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूरा पैराग्राफ जो है उसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल से हो रहा है। सबसे लंबी राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र साल भर बहने वाली नदी चंबल नदी है। 6 जिलों से होकर गुजर रही है। चित्तौड़गढ़ यहाँ प्रवेश करती है, बूंदी, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, तो ये 6 जिले जो हैं वो आप लोगों को याद रखने हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इनमें से एक जिला कोई और दे दिया जाएगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और उसके बाद ये कहाँ मिल जाती है? चंबल यूपी में जाके यमुना में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? बनास है, बेड़च है, कोठारी है, काली सिंध है और पार्वती है। जितनी भी सहायक नदियां केवल बुक में दी हुई हैं, केवल उतनी ही आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, तो बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल की सहायक नदियां हैं। और राजस्थान का जो औद्योगिक नगर है कोटा, वो इस नदी के किनारे पर ही स्थित है।
नेक्स्ट है बनास नदी। बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है। यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि बनास निकल कहाँ से रही है? राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियों से निकल रही है। और यह चंबल में कहाँ पर मिलती है? रामेश्वर के पास में मिलती है, सवाई माधोपुर में। यह एक मौसमी नदी है। कौन सी? बनास। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही नदी जो है उनके बारे में है कि राजस्थान की लंबी नदी है। चंबल जो है वो एकमात्र पूरे साल भर बहती है, लेकिन बनास जो है वो केवल मौसम में बहती है। ठीक है, मौसमी नदी है। और बनास जो है वो तो राजस्थान में ही बहती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास। जबकि चंबल जो है वह राजस्थान की सबसे लंबी तो है, लेकिन यह पूर्णतः राजस्थान में ना बहकर यह यूपी में भी जाती है। इसकी लंबाई जो है बनास की वह 480 किलोमीटर है। टोंक और सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के किनारे पर स्थित है। बनास की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो कौन सी हैं? मेनाल है, कोठारी है, बेड़च है और खारी है। ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पर छोड़ने के लिए एक शब्द भी नहीं छोड़ा जा सकता है। जितनी भी आपकी 6 लाइनें हैं ये पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये मत समझिए कि मैम ने केवल इतने पर ही अंडरलाइन कर दिया। मैंने आपको बता दिया कि चंबल जो है इसके बारे में जो भी कहा गया है, एक एक शब्द जो है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। बनास के बारे में भी ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट है लूनी। अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। तो जो लूनी है उसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? अजमेर जिले से हो रहा है। ठीक है, गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती और सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ के खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, तो जो अजमेर से निकल रही है और उसके बाद यह लूनी जो है वह भी 6 जिलों से होकर गुजर रही है। ठीक है, जिस तरीके से चंबल 6 जिलों से होकर गुजरती है, उसी प्रकार से बनास 5 जिलों से और लूनी जो है वह 6 जिलों से होकर गुजरती है। तो इस तरीके से भी आप लोग इसे याद रख सकते हैं। तो अजमेर जिले से निकलकर नागौर जाती है, पाली, फिर जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। जालोर जिले में बहने के बाद ये नदी कहाँ पर मिल रही है? कच्छ की खाड़ी में मिल रही है। ठीक है, खंबात की खाड़ी में ना मिलकर कहाँ जाती है? कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है। ठीक है, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लूनी नदी जो है उसका जल कहाँ तक मीठा है? बाड़मेर जिले के बालोतरा तक। ठीक है, बाड़मेर तक मीठा है और उसके बाद जालोर जाती है। उसके बाद यह जल कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। तो देखिए अजमेर, यहाँ पर मीठा पानी है इसका, नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर के बालोतरा तक। इसके बाद जालौर जब जाती है तो वहां पर इसका पानी खारा हो जाता है और अंत में कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में देखिए, लूनी की जो सहायक नदी है याद करने में बिल्कुल भी आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसे आप एक दो बार बोलेंगे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। जोजरी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खाड़ी, सूकड़ी, सागी और गुहिया। ठीक है, इसके नाम ही इस तरीके से हैं कि आप लोग याद रख पाएंगे। जोजरी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी और गुहिया। और चंबल की जो सहायक नदियां थी वो कौन सी थी? बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती। ठीक है, किसकी? चंबल की सहायक। और बनास की कौन सी थी? मेनाल, कोठारी, बेड़च और खारी। तो इस तरीके से आप अपने जहां पर भी नोट कर रहे हैं वहां पर पीछे भी इस लाइन को लिखते चलिए कि जो चंबल है और उसके नीचे लाइन से उसकी सहायक नदी लिखिए कि बनास है, बेड़च है, कोठारी है, काली सिंध है और पार्वती है। नेक्स्ट पॉइंट 2 नंबर पर डालिए केवल सहायक नदियों को याद करने के लिए। बनास आपने डाला, उसके नीचे आपने लिखा मेनाल, कोठारी, बेड़च, खारी। ठीक है, लूनी लिखा, लूनी के नीचे जोजरी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खाड़ी, सूकड़ी, सागी और गुहिया। इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो आप लोग एक पेज पर लिख कर चाहे तो अपनी दीवार पर जो है उसे चिपका लें और उसे 3-4 दिन तक सिर्फ देखते हुए निकल जाएं। एक बार पढ़ा और देखते हुए निकल जाएं। ठीक है, ये चीजें जो है वो हमेशा के लिए याद हो जाती हैं।
नेक्स्ट नदी है माही। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। अब ये नदी कहाँ से निकल रही है? राजस्थान से ना निकलकर कहाँ से? मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में बहने के कारण खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। तो हमने जब लूनी के बारे में पढ़ा था तो वो कहाँ गई थी? कच्छ के रण में, ठीक है, कच्छ की खाड़ी में गई थी। लेकिन माही जो है वह खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियां जो हैं सोम और जाखम हैं, ठीक है। माही की सहायक नदियां कौन सी हैं? सोम और जाखम, और ये दो जिलों की बात करती है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। नेक्स्ट है बाण गंगा, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में, इस नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से होता है? जयपुर जिले में अरावली की बैराट पहाड़ी से होता है। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। कोई भी लाइन अभी तक ऐसी नहीं है जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ना हो, नोट्स में लिखने लायक ना हो, सभी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के पूछा जा चुका है बाणगंगा नदी के बारे में कि कौन सी नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में भूमिगत हो जाता है। तो वो कौन सी नदी है? बाणगंगा। कहाँ से निकलती है? जयपुर जिले से, ठीक है, बैराट पहाड़ी से निकलती है। कोई भी नदी जो है वह पहाड़ियों से ही निकलेगी। तो इस नदी का उद्गम कहाँ से है? जयपुर जिले में स्थित जो बैराट की पहाड़ी है अरावली की, वहां से निकलती है और इसे अर्जुन की गंगा कहते हैं। नेक्स्ट है घग्गर नदी। तो घग्गर नदी जो है वह अंतर प्रवाही नदी है, हम जानते हैं। इसे अंतर प्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष अथवा सहायक नदी माना जाता है, ठीक है। तो घग्गर को अ, देखिए कई किताबों में बोलते हैं कि ये क्या है? सहायक नदी है, ठीक है, सरस्वती की। कई लोग बोलते हैं कि ये सरस्वती नदी ही है प्राचीन, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल लिखा हुआ है कि इसे प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष या सहायक नदी माना जाता है, ठीक है। ये चीज आपको भी माननी है। कहाँ से निकल रही है यह? इसका उद्गम जो है वह होता है हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से, और राजस्थान में हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर तक ही जाती है और भूमिगत हो जाती है। तो देखिए हमने देखा कि जो घग्गर नदी है वो यहाँ से प्रवेश करती है हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान में, और श्री गंगानगर में जाकर क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है, ठीक है। और बाणगंगा नदी के बारे में हमने देखा, बैराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है, इसे अर्जुन की गंगा कहते हैं, और यहाँ से होते हुए ये कहाँ? भरतपुर में जाकर भूमिगत हो जाती है। उससे पहले हमने देखा था लूनी नदी के बारे में। तो लूनी नदी कहाँ से निकल रही है? अजमेर से निकल रही है, ठीक है। अजमेर से निकलकर बाड़मेर जिले तक इसका पानी मीठा है, और उसके बाद इसका पानी कैसा है? खारा है, ठीक है। और लूनी जो है वह कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में गिरती है। नेक्स्ट जो नदी है वो कौन सी है? चंबल नदी। तो चंबल जो है वो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। यह मध्य प्रदेश से निकलती है और यह यहाँ चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़ में प्रवेश करके सवाई माधोपुर धौलपुर और उसके बाद कहाँ चली जाती है? यमुना में मिल जाती है, ठीक है। और बनास नदी की लोकेशन जो है वो आप ये देख लीजिए कि राजसमंद जिले की खमनोर पहाड़ी से निकलती है। यहाँ से होते हुए यह मिलती किस में है? चंबल में ही मिल जाती है, ठीक है। माही नदी जो है यह मध्य प्रदेश से निकलती है और उसके बाद यह प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले में होकर जाती है, और फिर यहाँ से जाकर यह किसमें? खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ से आइडिया लग गया होगा। डिटेल में आप लोग बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं, और इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। तो आप लोग बस इतना याद रखिए
कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं ऐसी परियोजनाएं जिससे बहुत सारे उद्देश्य पूरे किए जाते हों तो उन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। और ये किनके द्वारा, जब हम नदियों पर बांध बनाते हैं तो उसके द्वारा हमारे कई काम हो जाते हैं, इसे कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजनाओं को, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को क्या कहा, आधुनिक भारत का मंदिर। किसने कहा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राजस्थान में देखिए प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, बीशलपुर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है चंबल परियोजना। यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो याद रखना है, चंबल परियोजना दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान की और मध्य प्रदेश की। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए। कितने बांध बनाए गए चंबल परियोजना के अंतर्गत? 4 बांध बनाए गए। इनमें से गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध तथा कोटा जिले में जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रखना है कि चंबल परियोजना के अंतर्गत 4 बांध बनाए गए। गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में बनाया गया, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया, कोटा जिले में जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध बनाया गया। ठीक है, इसीलिए यह राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना से दोनों राज्यों को एक तो जल विद्युत और दूसरा सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो ये देखिए, ये क्या है, राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा है? यह है राणा प्रताप सागर बांध है। तो देखिए इस तरीके से बांध बना दिया जाता है जिससे कि जो जल विद्युत है उसकी सुविधा प्राप्त हो सके। और दूसरे चित्र में जो है वो माही बजाज सागर बांध है। ठीक है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। माही बजाज सागर परियोजना, बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। तो माही बजाज सागर परियोजना कहाँ है? बांसवाड़ा में। ठीक है, यह राजस्थान और गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है। कौन सी है? राजस्थान और गुजरात राज्य की। इससे दोनों राज्यों में सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि माही नदी के बारे में आप ये देख लें कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, गलत हो जाएगा। माही बजाज सागर परियोजना जो है वह राजस्थान में सुविधा देती है और गुजरात में, इन दोनों की सम्मिलित परियोजना है। ठीक है, इससे सिंचाई और जल विद्युत व पानी की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बीसलपुर परियोजना, राजस्थान में टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास बीसलपुर गांव में बनास नदी पर, किस पर? बनास नदी पर। एक तो नदी का नाम याद रखना है, जिस तरीके से माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर, बीसलपुर परियोजना बनास नदी पर। सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर और टोंक सहित अन्य क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान 4 जिलों की सम्मिलित परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। इन राज्यों की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया। ठीक है, दोबारा से बात करें तो माही बजाज सागर माही नदी पर, बीसलपुर परियोजना बनास नदी पर, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर और जालौर जिलों में सिंचाई और पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जैसे बीसलपुर परियोजना में जयपुर, अजमेर और टोंक और उसके आसपास के क्षेत्र में पानी की पूर्ति जो है वह की गई बीसलपुर परियोजना से, उसी तरीके से बाड़मेर और जालौर जिलों में पेयजल सुविधा के लिए सरदार सरोवर परियोजना जो है वह बनाई गई। इसके अतिरिक्त राज्य में पाली जिले में जवाही नदी पर जवाही परियोजना, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना, उदयपुर जिले में मानसी वाकल, प्रतापगढ़ जिले में
जाखम नदी पर जाखम परियोजना। ठीक है, अब ये लाइन भी आप लोग बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, ये सारी लाइनें जो हैं वह आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। कि पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना, उदयपुर जिले में मानसी वाकल और प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना प्रमुख है। जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों में बांध बनाना सबसे प्रमुख है। ठीक है, तो आधुनिक तरीका कौन सा है जल को बचाने का? वो है बांध। राजस्थान में प्रमुख झीलें और जल संचयन। अब हम झीलों की बात करेंगे। राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत जैसे कुएं, बावड़ियां, जोहड़, टांके, खड़ीन आदि पाए जाते हैं। तो देखिए, जो राजस्थान के स्टूडेंट हैं उनको तो इन शब्द के बारे में पता है, लेकिन जो अदर स्टेट के हैं वो नहीं जानते हैं जोहड़ क्या होता है, टांका क्या होता है, खड़ीन क्या होता है। तो ये सभी जो है वो पारंपरिक जल स्रोत हैं। ठीक है, तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संचयन और जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए, जिसके उदाहरण वर्तमान में कई जिलों में देखे जा सकते हैं। तो झीलें जो हैं वो कई राजाओं के द्वारा बनवाई गई। उदयपुर में 14वीं सदी से 19वीं सदी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्य द्वारा ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया। यहाँ के राजाओं ने, अब देखिए कौन कौन सी झीलें जो हैं वो बनवाई, किन किन का निर्माण करवाया। पिछोला झील, उदय सागर झील, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जना सागर, ये सभी क्या हैं? ये सभी जल संरक्षण के लिए बनाई गई ताकि पेयजल की आपूर्ति पूर्ति जो है वह हो सके। आदि झीलों का समय समय पर निर्माण करवाया एवं नहरें बनाकर आपस में जोड़ दिया गया। इससे वर्षा ऋतु में जल एक के बाद दूसरी झील में स्थानांतरित हो जाता है। इन सभी झीलों के कारण ही उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा झीलें जो है कहाँ मिलेंगी? उदयपुर में मिलेंगी, इसीलिए उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने 1687 से 1691 तक गोमती नदी पर करवाया। ठीक है, ये लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? जयसिंह ने करवाया मेवाड़ के 1687 से 1691 ईस्वी में। और किस नदी पर? गोमती नदी पर करवाया था। ठीक है, और विश्व की सबसे मीठे पानी की मानव निर्मित झील कौन सी है? जयसमंद झील है। अजमेर में स्थित पुष्कर और धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। पुष्कर जो है वो कैसी है? धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। कहाँ पर है? अजमेर में। आना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। सिरोही के माउंट आबू में स्थित नक्की झील राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील प्रसिद्ध है, जिसके उत्तरी भाग को नौ चौकी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जोधपुर में बालसमंद, कायलाना एवं उम्मेद सागर, जैसलमेर में गड़ीसर, डूंगरपुर में गैप सागर, बीकानेर में कोलायत, अलवर में सीढ़ी सीट, ये सभी क्या हैं? मीठे पानी की झीलें हैं। बस यही पूछा जाएगा इनमें सभी में कि कौन सी झील जो है वह कहाँ है। ठीक है, तो याद रखना है जोधपुर में बालसमंद, कायलाना और उमेश सागर है, जैसलमेर में गणीसर है, डूंगरपुर में गैप सागर है, बीकानेर में कोलायत है और अलवर में सिलीसेड है। ठीक है, सभी मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अलावा भी राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त जयपुर, अजमेर और नागौर के बीच में देखिए खारे पानी की झीलें भी हैं, जैसे कि सांबर झील है, बाड़मेर में पचपदरा है, नागौर में ढींडवाना है, बीकानेर में लूणकरणसर है और जैसलमेर में पोखरण है, जोधपुर में पलौदी है। ये सभी कैसी हैं? ये सभी खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है, तो इनके तो केवल आपको नाम ही याद रखने हैं। इसके बाद देखिए जल संरक्षण। जल संरक्षण हमारा प्रथम दायित्व है। जल संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें जलाशयों में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट नहीं डालना चाहिए। पेयजल स्रोतों के निकट स्नान भी नहीं करना चाहिए। इनके साथ साथ जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई की उन्नत विधियों के प्रयोग, वृक्षारोपण में वृद्धि, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग और जल का पुनः उपयोग आदि प्रयत्नों से जल का संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है।
अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से जल को नहरों के द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुंचाकर जनजीवन और उद्योग के लिए अनुकूल परिस्थितियां सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो सरकार के द्वारा बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे कि जल को सुरक्षित रखा जा सके। वर्तमान में रूफ टॉप जल संचयन और वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक बहुत प्रचलित है। रूफ टॉप जल संचयन विधि में क्या करते हैं कि घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में इकट्ठा कर लेते हैं। और जब वहां पर जो वाटर हार्वेस्टिंग है, इसमें क्या होता है, इसमें वर्षा के जो व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत करते हैं। पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन समय से ही यहाँ के निवासी टांका, खडीन, जोहड़ आदि का निर्माण करके वर्षा जल को इकट्ठा करते हैं और इसकी संरक्षण करते हैं। इन तकनीकों को बृहद स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है। तो हमें इस तरीके से जल को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। और देखिए, इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में कि रूफ टॉप जल संचयन क्या होता है। जहां घर की छत पर क्या करते हैं, जैसे ही वर्षा का जल गिरता है और नीचे कुएं बना दिए जाते हैं और उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। और वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, इसी तरीके से वर्षा के पानी को क्या करते हैं, भूमिगत करते हैं। ठीक है, इसके जल को भूमिगत किया जाता है। तो ये चैप्टर होता है आपका पूरा। अब हम देखेंगे इसकी शब्दावली। तो कई बार देखिए शब्द जो हैं वो मेरे भी इधर उधर हो जाते हैं पढ़ाते वक्त, क्योंकि लगातार जितने भी मिनट का वीडियो होता है पढ़ाना होता है। आप लोग भी टीचर बनेंगे तो ये चीज आप लोग भी अभी नहीं जानते हैं, लेकिन बाद में जानेंगे कि हमारा कहा हुआ एक एक शब्द जो है वह बच्चे गौर करते हैं। आप लोग 100% जो है वो देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनमें से अगर आपका 1% भी शब्द मुंह से गलत निकल जाता है तो बच्चे उसको भांप लेते हैं, पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि आपने ये गलत कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, इंसान है, शब्द इधर उधर भी हो जाते हैं। कई बार देखते हुए भी पढ़ते हुए चीज जो है वह दिखाई नहीं देती है। तो इस चीज को आप लोग समझते होंगे। और कोई भी अगर गलती होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करें कि मैम आपने ये जो है गलत लाइन बोल दी है। ठीक है, क्योंकि चाहे मैं आपको बताऊं या आप मुझे बताएं, गलतियां तो सभी को पता होनी चाहिए, चाहे वह किसी के द्वारा भी बताई जाए। और मैं अपने आप को बिल्कुल भी छोटा नहीं मानती हूँ। यदि कोई मेरी गलती बताता है उसे सुधारती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना दोहराई जाए। चलिए, भूगर्भिक क्या होता है? गर्भ यानी कि अंदर, भू यानी भूमि, तो भूमि के अंदर का अपवाह हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। नदी जल का बहना, जहां मुख्य नदी और उसके बाद उसकी सहायक नदी बहती है तो उस पूरे को क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। टांका क्या है? तो जल संरक्षण की एक विधि है परंपरागत पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएं नुमा संरचना। तो पश्चिमी राजस्थान में बनाए जाते हैं टांके, और इससे जल जो है वह सुरक्षित रखा जाता है। और कहाँ बनाया जाता है? घर में कुएं बनाते हैं और वहां वर्षा का जल जो है इकट्ठा करते हैं। खडीन क्या होता है? देखिए, इसके बारे में तो अंडरलाइन कर लीजिए, इसे पूछा गया है कि पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए, ठीक है, सिंचाई के लिए, जल संरक्षण के लिए क्या बनाए जाते हैं? खडीन बनाए जाते हैं। जोहड़ क्या होता है? वर्षा जल रोक कर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना जोहड़ कहलाती है। छोटे छोटे से अंतर हैं, कोई घर में बनाए जा रहे हैं, कोई सिंचाई के लिए बनाए जा रहे हैं, ठीक है, कोई वर्षा के जल को रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए बनाए जा रहे हैं। तो ये थोड़ा माइनर सा ही डिफरेंस है इनमें, तो इनको आप याद रखिएगा। संरक्षण सुरक्षित रखना या रख रखाव करना। तो देखिए, शब्दावली में ही आप लोगों के ये पूरे 5-6 लाइन जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब हम करेंगे अभ्यास प्रश्न। देखते हैं कि हमें कितना चैप्टर समझ में आया और आप लोग इसके आंसर किस तरीके से देंगे। बनास किस नदी की सहायक नदी है? तो मैंने 2-3 बार दोहराया था कि बनास किसकी है? चंबल की है, लूनी की है, बाणगंगा की है या माही की है? तो बिल्कुल आंसर क्या रहेगा? चंबल। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई? तो माही बजाज सागर परियोजना ये जो 2 जिलों की बात करती थी, कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर या कोटा। तो उदयपुर और कोटा तो हमने नहीं पढ़ा था, यहाँ पर बांसवाड़ा या डूंगरपुर आप सोच सकते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल सटीक क्या पढ़ा? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़।
तो उसके बाद अंत में क्या है, अति लघुतरात्मक प्रश्न है, चंबल की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो आप लोगों को पता चल गया होगा, चैप्टर में आपने इस चीज को पढ़ा है। और राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना भी आप लोगों ने पढ़ी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से चैप्टर की एक एक लाइन जो है उसे पढ़ते हुए चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।